हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पार्ट 4। 3 पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और उसमें जो है इसी चैप्टर के प्रीवियस जो टॉपिक थे वो हमने डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है और कहाँ पे यूज होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे हिटलर एंड लंडन, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। कब दी थी ये थ्योरी? 1927 में, 1927 में ये थ्योरी इन्होंने दी थी। और इन्होंने क्या बताया था इस थ्योरी के बारे में? इसमें ये बताया था कि अगर दो एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो वहां पे उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी लगते हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी लगते हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे लगते हैं, किस किस के बीच में लगते हैं? देखो, अट्रैक्टिव फोर्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि अपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट। तो जो अपोजिट चार्ज होंगे एक दूसरे के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में लगेगा? अराइजेस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के बीच में और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पे, दो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है पहला हाइड्रोजन है और इसके अंदर जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये बी एटम है हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। अब ये क्या होते हैं? आपस में कंबाइन होते हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन एटम का क्या है? न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है। तो अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में लगेगा? इस हाइड्रोजन एटम के बीच में और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में। लेकिन इसके साथ इस हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के बीच में और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों का क्या है? अपोजिट चार्ज है। वैसे ही यहाँ पे इस हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस किसके किसके बीच में लगेगा? कि अट्रैक्टिव फोर्सेस अराइजेस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। फिर उसके बाद जो सेकंड फोर्स होगा वो होगा रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स किस में होगा? रिपल्सिव फोर्स टेक्स प्लेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ और टू न्यूक्लियाई। अब देखो, दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है ना। ए इलेक्ट्रॉन है और ये भी, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर दूर भेजेंगे। ठीक है, और अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो दोनों न्यूक्लियस के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के ऊपर। तो ये क्या करेंगे? ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अट्रैक्टिव फोर्स किस में लगेगा? किसी भी एटम के न्यूक्लियस के बीच में और उनके इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स। और अगर रिपल्सन की बात करें तो दो इलेक्ट्रॉन या फिर दो न्यूक्लियस आपस में जब कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वैलेंस बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और बॉन्ड बनाने का काम आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन करते हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है, और ये भी हमारे पास हाइड्रोजन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होता है कि डुप्लेट और ऑक्टेट, जिससे आउटर मोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए तो उसको उसका डुप्लेट कहेंगे कि उसने डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। और ऑक्टेट कब कहेंगे? जब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो और वो 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर ले तो उसको हम उसका ऑक्टेट कहेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है तो ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं होती कि 8 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, इनर मोस्ट सेल, और उसके अंदर आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में इनकी शेयरिंग होगी और दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में ओवरलैप करेंगे इस टाइप से और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे और दो हाइड्रोजन के बीच में जो है एक बॉन्ड बन जाएगा। तो इस टाइप से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? आपस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पेयरिंग होती है एटम्स के अंदर और वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो ये सब हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर पढ़ा। इससे आगे जो है मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल
आपस में ओवरलैप करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग कैसे होती है, और जब ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्ड बनता है, तो उस बॉन्ड के टाइप क्या हैं? तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, दो तरीके के बॉन्ड बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? जब हमारे पास क्या होगी? एस एस ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, एस एस ओवरलैपिंग अगर हमारे पास होगी तो वहां पे क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एस ओवरलैपिंग कैसे देखेंगे? जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी लिखी है, तो हम ये देखेंगे कि उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में जा रहे हैं, एस में जा रहे हैं, पी में जा रहे हैं, डी में जा रहे हैं या एफ में जा रहे हैं। ठीक है, वो हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखेंगे कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है। तो अब यहाँ पे क्या है? एस एस ओवरलैपिंग। अगर हमारे पास जो एटम्स हैं और दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा? वहाँ पे एस एस ऑर्बिटल की आपस में ओवरलैपिंग होगी, उनके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो ये दो एस ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके और ओवरलैप करके क्या बना लेंगे? दो एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? ठीक है, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? तो पाई बॉन्ड से पहले सिग्मा बॉन्ड एक तरीके से और बनता है, और वो कैसे बनता है? sp ओवरलैपिंग से बनता है। और हमारे पास दो एटम हैं, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं उनके ऑर्बिटल्स, तो एक एटम के अंदर आउटर मोस्ट वैलेंस सेल जो है s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और दूसरे में p ऑर्बिटल के पास प्रेजेंट है, तो वहाँ पे sp ओवरलैपिंग होती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, और p के अंदर 3 ऑर्बिटल कौन से होते हैं? px, py और pz। तो यहाँ पे ये हमारा जो अगर हम इसको क्या मानते हैं? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं। अगर हमारा ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है तो ही वो आपस में कंबाइन होगा, यानी कि pz। जब pz कंबाइन होगा s के साथ तो क्या बनेगा? इसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और एक s और एक p क्या करेंगे? आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इस चीज का ध्यान रखना है, px और py ओवरलैप नहीं करते हैं s ऑर्बिटल के साथ, वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है। सिर्फ pz जो है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग लाई करता है, इसलिए वो s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होता है और sp वहां पे ओवरलैपिंग होती है। उसके बाद जो हम पाई बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? pp ओवरलैपिंग से। जब एक p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है तो वहां पे क्या होता है? pp ओवरलैपिंग होती है, और वहां पे जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे देखो दो p ऑर्बिटल, वो दोनों p ऑर्बिटल या तो दोनों px हो सकते हैं या फिर दोनों py हो सकते हैं। px, py और pz में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उनकी अलाइनेशन जो है वो px में x एक्सिस के अराउंड होती है, py में y एक्सिस के अराउंड और pz में z एक्सिस के अराउंड। तो यहाँ पे देखो px या py ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं और यहाँ पे बॉन्ड बनता है। ठीक है, एस ऑर्बिटल के अंदर जो बॉन्ड बनता है एस एस के ओवरलैपिंग से, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो फिक्स होते हैं एक जगह के ऊपर, लेकिन जो पाई बॉन्ड बनता है वो डीलोकलाइजेशन हो सकता है, और उसी से ही रेजोनेंस का फिनोमेना डिस्कवर हुआ है। वो जरूरी नहीं एक जगह पे फिक्स हो, वो डीलोकलाइज्ड होता रहता है। तो यहाँ पे पी ऑर्बिटल जो है, पाई ऑर्बिटल, सिग्मा ऑर्बिटल जो है ज़्यादा स्ट्रोंग बॉन्ड माना गया है एज कम्पेयर टू पाई ऑर्बिटल बॉन्ड। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रोंग है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो है ऑर्बिटल आपस में क्लोज आते हैं। ठीक है, ज़्यादा ओवरलैप होते हैं एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? स्ट्रोंग बॉन्ड होगा एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, एक टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है केमिस्ट्री में? तो रीमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो इतनी देर से हम एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में पढ़ रहे हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं? रिमिक्स होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं, ओवरलैप होते हैं, और ये आपस में ओवरलैप होके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल का आपस में ओवरलैप होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है।
हाइब्रिडाइजेशन जो है कितने टाइप की होगी, देखो sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3, dsp2, sp3d, sp3d2, d2sp3 और sp3d3। तो ये सारी ही क्या है, हाइब्रिडाइजेशन की टाइप हैं। अब देखो sp, जब एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होता है तो वहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन बनती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, sp2 में एक s और दो p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं और मॉलिक्यूल बनाएंगे। sp3 जैसा कि आप सभी को पता है कि टेट्राहाइड्रल शेप बनती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन वालों की, वहां पे एक s ऑर्बिटल होता है और तीन p ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैप करते हैं, रिमिक्सिंग करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब हम बात करेंगे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक d ऑर्बिटल हो, एक s हो और दो p ऑर्बिटल हो, ठीक है। तो ये स्क्वायर प्लेनर शेप के लिए dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ज्योमेट्री में क्या होता है कि जो भी अलाइनेशन है उसके लोन पेयर को काउंट करके वो हम उसकी ज्योमेट्री में लेते हैं, लेकिन शेप में सिर्फ हम बॉन्ड पेयर को काउंट करके उसकी शेप को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे dsp2 जो हाइब्रिडाइजेशन है ये स्क्वायर प्लेनर के लिए होगी। फिर sp3d, ठीक है, sp3d ये किसके लिए होगी, sp3d यहाँ पे 5 एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है और एक यहाँ पे क्या है, d ऑर्बिटल है, ठीक है। और आगे देखो sp3d2, sp3d2 और d2sp3 ये दोनों ही सिमिलर हैं, सिर्फ इसमें d2 ऑर्बिटल बाद वाले उससे लिए गए हैं और इसमें क्या है, अंदर वाले, ये मतलब इनर साइड का इसके अंदर लिया गया है d ऑर्बिटल। तो sp3d2 और d2sp3 दोनों तरीके की हाइब्रिडाइजेशन होती हैं, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कंबाइन होते हैं, ये हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में पेयरिंग हो जाती है, पेयरिंग होती है तो वहाँ पे d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और जहाँ पे पेयरिंग नहीं होती वहाँ पे आउटर मोस्ट d ऑर्बिटल जो है उसमें काउंट होते हैं, तो वहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3d3, ठीक है। तो ये जितने भी टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हैं इनकी जो डिटेल में स्टडी है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।